गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में यह डिस्कस कर चुके हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, जिस बल की जानकारी कूलम्ब्स लॉ से प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। किसी भी सदिश राशि को पूर्णतः डिस्क्राइब करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कूलम्ब के नियम का अध्ययन करेंगे, सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाएगा। और तब हम कूलम्ब्स लॉ को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, अदिश रूप में कूलम्ब का नियम। इसके समाप्त होते ही हम फिर से कूलम्ब्स लॉ का अध्ययन करेंगे, फिर इस बात को समझने के लिए कि आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। और उस वक्त हम कूलम्ब्स लॉ को कहेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। आज का टारगेट है कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, अदिश रूप में कूलम्ब का नियम। तो आइए इसका क्या मतलब हुआ पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अदिश रूप में कूलम्ब के नियम से बल के परिमाण की जानकारी प्राप्त होती है। तो अदिश रूप में कूलम्ब का नियम पढ़ने का मतलब है आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को जानना। अब फ्रेंड्स, कूलम्ब का नियम कहते किसको हैं? तो कहा गया 1785 ईस्वी में कूलम्ब ने अनेक प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम की जानकारी दी, जिसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। फिर समझेंगे कि उनके प्रयोगों में जो रिजल्ट प्राप्त हुए, जिनके आधार पे आप आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं, वो निष्कर्ष क्या क्या थे। पहले हम कूलम्ब के नियम को परिभाषित कर लेते हैं। सत्रह सौ पचासी में कूलम्ब ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले सत्रह सौ पचासी में कूलम्ब ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संदर्भ में
एक नियम का प्रतिपादन किया, मतलब एक नियम की जानकारी दी। जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। हम इस बात को एकदम से ध्यान रखें कि दो आवेशों के बीच, कोई सा भी दो आवेश ले लीजिए, उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है, वो वैद्युत बल कितने परिमाण का कार्य करता है, किस दिशा में कार्य करता है, इस बात की जानकारी मुझे जिस नियम द्वारा प्राप्त होती है कूलॉम का नियम कहते हैं। 1785 में कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। अब ये कूलॉम का नियम कहता क्या है? फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश है। एक आवेश पॉइंट ए पर रख दिया आपने Q1, और एक आवेश को पॉइंट बी पे एज्यूम कर लिया Q2, और दोनों के बीच की दूरी R है, और दोनों के बीच कोई ना कोई एक तो माध्यम होगा ही होगा। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर को एक बार आपको रिकॉल करना चाहिए कि कूलॉम के नियम से हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि आप जिन दो आवेशों की बात करते हैं, उन आवेशों के प्रकृति के आधार पर उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आप पहले से समझ के रखिए कि आपका ये सजातीय है या विजातीय है। मैंने इसे भी इस वक्त पॉजिटिव मान लिया और इसे भी इस वक्त पॉजिटिव मान लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आकर्षण बल काम करेगा। कूलॉम का नियम केवल आकर्षण बल के लिए नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे कोई भी बल काम करे, आकर्षण या विकर्षण, कूलॉम के नियम एक समान तरीके से ही परिभाषित होगा। कहा गया कि ये बल जो काम करेगा वह उसी रेखा के अनुदिश काम करेगा जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है। तो फ्रेंड्स, हम अगर रेखा की बात करें तो ये वो रेखा है जो रेखा दोनों आवेशों को ज्वाइन कर रही है, जो बिंदु ए और बिंदु बी पे स्थित है। तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो उसी रेखा पर करेगा। अभी दोनों पॉजिटिव है तो विकर्षण बल काम करेगा, मतलब यह उसको धक्का देने की कोशिश करेगा। तो इसकी प्रवृत्ति इस तरह से दर्शा सकते हैं आप, बल काम करेगा F, तो ये भी इस पर धक्का देगा, ये भी बल काम करेगा F। फ्रेंड्स, जब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तब इस बात की हम जानकारी देंगे कि आपका यह बल हमेशा उसी रेखा के अनुदिश क्यों कार्य करती है जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है। ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूफ हो जाएगा कि यह बल हमेशा उसी रेखा के अनुदिश कार्य क्यों करती है जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है। तो यहाँ पे आकर्षण बल काम करे या विकर्षण बल काम करे, यह बल हमेशा इसी रेखा पर दिखेगा आपको। इतना बात समझने के बाद उन्होंने कह लिया कि भाई पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पे बल कार्य कर रहा हो या दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पे बल कार्य कर रहा हो, बल का परिमाण एक ही समान होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर F लिखा है और यहाँ पर F लिखा है। दोनों बल एक समान परिमाण का है, यानी पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना जोर से धक्का मारेगा, दूसरा आवेश पहले आवेश पे उतनी ही जोर से धक्का मारेगा। एक दूसरे से अलग होने के लिए, एक दूसरे को दूर करने के लिए यह एक समान परिमाण का कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ही प्रूफ होगा।
जब हम कूलम्ब के नियम का अध्ययन सदिश रूप में करेंगे तो इस बात का भी हम सत्यापन करेंगे, ये बात भी साबित हो जाएगा कि आपके आवेशों के द्वारा एक दूसरे पे जो बल काम करता है वह समान परिमाण का ही काम करता है। तो यहाँ जो कूलम्ब का नियम लिखा जाएगा वह किसी एक आवेश पर दूसरे के वजह से नहीं, हम दोनों में से कोई भी आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है उसका हम नियम लिखने जा रहे हैं। हम बी की बात करेंगे, जो बी पे लग रहा है ए के वजह से, तो उस बल का जो नियम होगा, उस बल को ज्ञात करने का जो सूत्र होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जब आप ए पे लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे जो बल बी के वजह से लगा है। बल ये दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस बात को भी क्लियर कर देगा। तो अब हमारा प्रयोग क्या कहता है? तो हमारा प्रयोग कहता है, रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। दिए गए आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, कौन सा बल, आकर्षण हो या विकर्षण हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। यहां पर लिखते हैं, अर्थात F समानुपाती मॉड Q1 मॉड Q2। ये बात हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दिए गए आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, आकर्षण बल का मान या विकर्षण बल का मान, आवेशों के परिमाण के, आवेश का परिमाण Q1, आवेश का परिमाण मॉड Q2 मॉड Q1 के गुणनफल के, दोनों को आप गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणा के रूप में लिखिए, कि सीधा समानुपाती होता है। यानी इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वह समानुपाती है Q1 मॉड इंटू Q2 मॉड के। जब कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का यूज करेंगे तो चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होगा। ये पॉजिटिव लिए हैं, निगेटिव भी लेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 ही दिखेगा। मॉड है तो मॉड लेने का मतलब वह पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। पहली बात हो गई। आपके कूलम्ब्स लॉ में यह भी सिखलाया गया था कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उसके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। हमने कोई भी माध्यम कहा है, मान लीजिए हमें इस वक्त आपके माध्यम से कोई मतलब नहीं है, इसे हवा कह सकते हैं, आप इसे जल कह सकते हैं, आप इसे माइका कह सकते हैं, आप इसे अबरक कह सकते हैं, रबर कह सकते हैं, कोई एक माध्यम आप मान लीजिए, निर्वात में ही रहने दे सकते हैं। चौथा पॉइंट में आते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, इन आवेशों के बीच, ये देखिए पॉइंट ए पर एक आवेश है Q1, पॉइंट बी पे दूसरा आवेश है Q2, दोनों के बीच कोई एक माध्यम काम कर रहा है, तब इनके बीच की दूरी आपने मान रखा था R। इस वक्त दोनों पॉजिटिव है तो विकर्षण बल काम कर रहा है। कुछ इस तरीके से विकर्षण बल को दिखलाएंगे। अच्छा, एक और बात माय डियर स्टूडेंट्स,
ये जो F है वो F का मतलब फोर्स है, और फोर्स एक प्रकार का सदिश राशि होता है। तो दुनिया में किसी भी सदिश राशि को सूचित करने के लिए हम लोग एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं तीर के निशान के साथ। इसको वेक्टर लाइन पढ़ते हैं। उसमें इस पॉइंट को हम टेल कहते हैं और इस पॉइंट को हम लोग हेड कहते हैं। तो जब भी बल को दिखलाइएगा, जब भी बल को दिखलाइएगा, आप अपने वेक्टर का जो टेल है वो आवेश पर रख दीजिएगा और तब देखिएगा किधर दिखलाना है। देखिए ये है आपका बल, किधर दिखलाना है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो टेल पॉइंट है उसको आपने आवेश पर रख दिया। इस आवेश पर लगने वाला बल किधर दिखलाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो टेल पॉइंट है उसको आपने आवेश पे रख दिया। अगर यहीं पे फ्रेंड्स हम दो आवेश लेते, एक प्लस Q1 और एक माइनस Q2, उसके बीच का माध्यम जो आपने ले रखा था वही कुछ होगा और डिस्टेंस भी वही होगा। आवेश आपका वही A और B पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ये है आपके विपरीत स्वभाव के, विपरीत प्रकृति के आवेश। यहां आकर्षण बल काम करेगा, मतलब ये इसको अपनी ओर और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो हम कहते हैं कि आप अपने फोर्स को वेक्टर लाइन द्वारा दर्शाएंगे। तो वेक्टर का टेल आवेश पर रख दीजिए, टेल को यहां रख दीजिए, टेल को यहां रख दीजिए। अब आपका टेल या तो इधर जाएगा हेड की तरफ या इधर जाएगा। आकर्षण बल है तो यह इसको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण बल है तो यह इसको अपनी ओर खींचेगा दिस वे। तो टेल पॉइंट जो है वो हमेशा आवेश पर रखिए, टेल पॉइंट को हमेशा आवेश पे रखिए और फिर आपको अपना आकर्षण और विकर्षण दिखलाना है। तो यहाँ ये विकर्षण बल है, यहाँ ये आकर्षण बल है, लेकिन बल का जो परिमाण है वह क्या होगा, एक समान। क्यों? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करेंगे। तो इस वक्त हमको ये बतलाना है कि कूलम्ब साहब के प्रयोग से एक और बात पता चला। क्या? आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। इसका क्या मतलब फ्रेंड्स? F समानुपाती 1/r²। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको मैंने कहा था कल, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो आपका आवेश अगर एक दूसरे से दूर होता जाएगा तो उनके बीच लगने वाले बल का मान घटता जाएगा। तो कितनी दूरी बढ़ाएंगे, कितना बल घटेगा, इसको आप व्युत्क्रम वर्ग नियम द्वारा ज्ञात करेंगे। जो संबंध है F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती r²। तो आपके पास दो रिजल्ट आ गए, इन दोनों रिजल्ट को आप कंबाइंड कर दीजिए। पांचवा पॉइंट में अब रिजल्ट 1 तथा रिजल्ट 2 को मिलाने पर
दोनों को मिलाइए, F समानुपाती, पहला में क्या था मॉड Q1 Q2 और दूसरा में क्या है F समानुपाती 1/r²। दोनों को लिखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने कूलम्ब्स लॉ प्राप्त कर लिया। हालांकि अभी कूलम्ब्स फार्मूला नहीं आया है, कूलम्ब्स रिलेशन नहीं आया है, यानी जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके वो सूत्र अभी नहीं आया है, लेकिन इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। जब तक समानुपाती का चिन्ह दिखे हम उसी को लॉ कहते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा तब लॉ नहीं बोलते हैं, तब रिलेशन बोलते हैं, तब फॉर्मूला बोलते हैं। तो F समानुपाती मॉड Q1 Q2 बाई r², इसी को हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। यहाँ F क्या है, आवेशों के बीच लगने वाला बल, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं, कूलम्ब बल बोलते हैं। ये क्या है, आवेशों का परिमाण। ये क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। अब आइए हम इसको सूत्र में बदलते हैं इसी पॉइंट में। F समानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, हम फिलहाल K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। F बराबर K मॉड Q1 Q2 अपॉन r²। फ्रेंड्स, यहाँ इस K को कहा गया है समानुपाती नियतांक। फ्रेंड्स, इसका और भी नाम है, इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, या इसे कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इस K को आप समानुपाती नियतांक बोल सकते हैं, इस K को आप स्थिर वैद्युत बल नियतांक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या इसे कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। हम बल को जानते हैं, आवेशों का मान मुझे पता रहेगा, आवेशों के बीच की दूरी आपको दी रहेगी, लेकिन K को जानना है। ये K क्या है, K का यहां पर क्या मतलब है, K का काम क्या है? तो कूलम्ब साहब कहते हैं कि यही K तो है जो बतलाएगा कि आपके आवेशों के बीच का माध्यम किस प्रकार आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित कर देता है। ये K दो चीजों पर निर्भर करती है, आवेशों के बीच कौन सा माध्यम लिया गया है, और दूसरा आवेशों को आपने किस मात्रक में मापा है। आवेशों का मात्रक, बल का मात्रक और दूरी का मात्रक क्या लिया है, उस पर K का मान निर्भर करता है। मतलब मात्रकों के पद्धति पर और आवेशों के बीच के माध्यम पर K का मान निर्भर करता है। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ में K बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बोले थे कि ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ यही नहीं है, आगे भी मिलेगा, इसका मैग्नेट में भी बहुत काम है। तो ये बहुतों बार इस्तेमाल हुआ है और अन्य संबंधों के साथ भी, दूसरे फॉर्मूला के साथ भी इसका बहुत यूज किया गया है। तो आगे चलने पर हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आसानी से करना है। इसके लिए हमारे फिजिक्स ने K को हटाकर एक नया संकेत दिया है, और फिजिक्स कहती है ये सुविधा के लिए है। हालांकि इस वक्त असुविधा के अलावे कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा वाकई K को K न रख करके एक ऐसा कांस्टेंट रखें, इसी K के स्थान पर इस K को दूसरे तरह से लिखें, तब हमें फिजिक्स के बातों को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो सुविधा के लिए K को आज से K न लिख करके एक दूसरे संकेत के रूप में इस्तेमाल किया करेंगे। लेकिन पहले K की जानकारी दे देते हैं।
आइए पॉइंट नंबर 6, के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा मात्रकों के पद्धति पर करता है। के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा मात्रकों के पद्धति पर निर्भर करता है। तो एक बार फिर से आप याद कर लीजिए कि के का मान आवेशों के बीच के का मान आवेशों का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर और मात्र आवेशों के बीच के माध्यम पर और मात्रकों के पद्धति पर करता है। इसलिए जब भी के का इस्तेमाल करेंगे दो चीजों को तुरंत जानने की कोशिश कीजिए कि आवेशों के बीच का माध्यम क्या है और आपने किस मात्रक का इस्तेमाल किया है। तो आइए उसके हिसाब से बात करी जाए। पॉइंट नंबर 7 में केस 1, माध्यम हवा लिया गया हो या निर्वात की बात करें और मात्रक SI लिए हो आप, तो SI मात्रकों के साथ काम करें और हवा या निर्वात में बात करें। पॉइंट A पर एक आवेश है Q1, पॉइंट B पे दूसरा आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R और इस वक्त यहां पे मान लीजिए हवा काम कर रहा है, निर्वात भी बोल सकते हैं। इनके बीच जो बल काम कर रहा है वो F काम कर रहा है। तो अब इस बल को आप सजाइए, इस बल के लिए एक सूत्र प्राप्त कीजिए। तो F बराबर, तो कहा गया फ्रेंड्स, जब आपका माध्यम हवा या निर्वात हो तो K का मान लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक से सुनिए, अगले लेक्चर में भी कुछ बात आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़िएगा आप एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है निर्वात या हवा में वैद्युतशीलता। इसको अंग्रेजी में क्या कहिएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। ये परमिटिविटी क्या है? वैद्युतशीलता किसे कहते हैं? हवा में या निर्वात में वैद्युतशीलता का अर्थ क्या है? थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है आज के लेक्चर तक तो हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। लेकिन कहा गया कि सुविधा के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें सुविधा चाहिए, आगे के फिजिक्स को पढ़ने में हमें थोड़ी सहूलियत चाहिए, तो आपको कहा गया के को के न लिख करके आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। एप्सिलॉन नॉट लिखो तब जब आप माध्यम हवा या निर्वात की बात कर रहे होंगे, और उस समय इसका जो मान हो जाएगा 8.99 गुने 10⁻9 हो जाएगा। SI मात्रक क्या होगा वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, तब यहां पे पुट करेंगे। इसको लगभग 9 गुने 10⁻9 याद रखिए। तो फ्रेंड्स,
अतः कूलम्स लॉ क्या दिखेगा, F बराबर क्या था, K मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K को हम कह रहे हैं K मत लिखिए, देखिए फिजिक्स कहती है सुविधा के लिए, हालांकि अभी आपको सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन यह सुविधा वाकई है, ये पूरे फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको फील होगा। तो थोड़ी आप बात मानिए और एक नए संकेत के रूप में ही इसको लेके चलिए। तो K को K ना लिख करके लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम्स रिलेशन, कूलम्स फॉर्मूला। और चूंकि आप डिसाइड कर चुके हैं कि हवा माध्यम में है और SI मात्रक का इस्तेमाल करेंगे आप, तो इसके जगह पर पुट करेंगे 9 गुणे 10 पर पावर 9 मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह एक आपका स्टार फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स। 90% जो न्यूमेरिकल्स होंगे वह इसी केस का होगा। अधिकांश हम हवा या निर्वात की ही बात कर रहे होते हैं और क्वेश्चन SI मात्रकों के साथ ही हल करते हैं। तब वहां विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए F बराबर 9 × 10⁹ मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसका यानी K का, जिसको आपने कूलम्स कांस्टेंट कहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा है, इसका बीमा और SI मात्रक प्राप्त कर लेते हैं इसी केस में। तब हमको आगे जाना चाहिए केस 2 में। तो उसे देखिए आप। कूलम्स कांस्टेंट की बीमा तथा SI मात्रक, फॉर्मूला F इक्वल्स K मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्स रिलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से K निकालिए, कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप। और जब लिख सकते हैं तो K की बीमा लिखिए, K की बीमा। फोर्स के लिए MLT-2, डिस्टेंस के लिए L पावर 2 है तो 2 दीजिए, चार्ज के लिए IT, चार्ज के लिए IT। सॉल्व कीजिए, M तो M रहेगा, L1 है ये और L2 है ये, L3, T1 T2 ऊपर जाएगा -2 और पहले से -2 है -4, और I1 I2 ऊपर जाएगा -I2। तो कूलम्स कांस्टेंट जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और सुविधा के लिए इसका सिंबल बदल दिया गया है। K के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने की सलाह दी गई है। मतलब इसकी जो बीमा हो गई इस पूरे की, वह ML3T पावर -4 I-2। तथा SI मात्रक की बात कर ली जाए, मात्रक फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, पावर 2 है 2 दीजिए, बट्टा चार्ज के लिए कूलम, 2 चार्ज है, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। इसी को पढ़िएगा, ऐसे लिखिएगा, पढ़िएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको लगभग कितना बतलाए, 9 गुणे 10 पर पावर 9,
और उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि जब आपका आवेश हवा या निर्वात में स्थित होगा और एसआई मात्रक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो वैसे कंडीशन में आप कूलम्स कांस्टेंट के या 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। कूलम्स कांस्टेंट की बी में सूत्र ml3t-4I-2 होती है। ये केस 1 कंप्लीट हुआ, हम केस 2 की बात कर रहे हैं। माध्यम हवा हो या निर्वात में बात कर रहे हूं, और मात्रकों की पद्धति सीजीएस हो। सीजीएस हमारे फिजिक्स में हम सिखला चुके हैं। सीजीएस भी 2 प्रकार का है यहाँ पे, एक स्थिर आवेश के लिए ESU और एक गतिशील आवेश के लिए EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अभी हम लोग इसका काम करेंगे, अभी हम लोग इसका काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने सिखलाया है कि आपके कूलम का नियम इस वक्त पढ़ रहे हैं आप स्थिर आवेशों के लिए, और स्थिर आवेशों के लिए जो मात्रक सीजीएस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है उसको ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात नहीं करेंगे। तो इस वक्त अगर सीजीएस बोला जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पर जो आपका चार्ज है Q1 हो या Q2 हो, उसको मापिएगा आप स्टैट कूलम में। जहाँ कूलम बोला करते थे स्टैट कूलम बोलिएगा, या इसी को ESU बोलते हैं। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब दूरी, जिसको हम R से सूचित किए हैं, उसको आप CM में मेजर कीजिएगा। CM का मतलब सेंटीमीटर। वहाँ हम मीटर में माप रहे थे जब SI मात्रक की बात कर रहे थे। तो चार्ज हो गया, डिस्टेंस हो गया। फोर्स की जब बात होगी, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डाइन में मेजर कीजिएगा। डाइन आपके फोर्स की सीजीएस मात्रक है। तब K का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? मात्रक के बदलने से बीमा नहीं बदलता है, बी में सूत्र वही रहेगा ml3t-4I-2, लेकिन उसकी मात्रक बदल जाएगी और मात्रक के बदलने से उसका वैल्यू भी बदल जाता है। तो 1/4 की वैल्यू जो कि अभी 9 × 10⁹ बतलाए थे, बिल्कुल बदल जाने वाला है। अब K, जिसको आपने 1/4 कहा है, इसकी मात्रक क्या हो जाएगी? इसका इस वक्त मात्रक जानना है और इस वक्त इसका मान जानना है। आइए कूलम्स लॉ से F बराबर K मॉड Q1 Q2/R²। तो K निकाल लीजिए ना यहाँ से, F/R² (mod Q1 Q2). फोर्स के लिए डाइन, डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दीजिए, और इसके लिए स्टैट कूलम्ब स्क्वायर कर दीजिए। इसी को ना पढ़िएगा आप, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम्ब स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम्ब स्क्वायर।
ये हो गया सीजीएस मात्रक। फ्रेंड्स, पता है इस कंडीशन में k की वैल्यू यानी 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, 1 होती है। ये जो 1/4 की वैल्यू मैंने बतलाया 9 × 10⁹, वो प्रयोग से प्राप्त किया गया डेटा है, जो हमने भी याद रखा है, आपको भी याद रखना है। उसका कोई डेरिवेशन नहीं मिलेगा, वो प्रयोग से ही प्राप्त किया जाएगा। और जब उसे प्राप्त कर लिए तब आप यूनिट को बदलने पर उसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं। 11th में जो सबसे पहला चैप्टर था इकाई और बीमा, उसमें हम लोग मात्रकों को बदलना सीखते हैं। आप इस वक्त याद रखिए, किसी न्यूमेरिकल में हम ये बदलना भी आपको सिखला देंगे। तो इस कंडीशन में आपका कूलम्ब्स लॉ कैसा दिखेगा? F बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला है हम लोगों का। तो इसका यूज अगर करेंगे सीजीएस सिस्टम में तो क्या हो जाएगा? F बराबर मॉड Q1 Q2 बाई R²। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 × मॉड Q1 Q2 बाई R² दिखेगा मॉड Q1 Q2 बाई R²। अभी हम दो ही केस की बात किए हैं, दोनों ही केस में हवा या निर्वात लिए हैं, बस मात्रक बदल दिए हैं। मैंने क्या कहा था? K का मान दो चीजों पर निर्भर करती है। एक, आवेशों के बीच जो माध्यम स्थित है उस पर, और दूसरा, आप अपने इस बल को मापने के लिए किस मात्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मात्रक के पद्धति पर। तो हमने अभी दोनों केस में माध्यम तो एक ही रखा है, केवल मात्रकों के पद्धति बदल दिया है। कभी एसआई मात्रक की बात किए, कभी सीजीएस मात्रक की बात किए। एसआई मात्रक में के कूलम्ब्स कांस्टेंट का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसी के का मान सीजीएस सिस्टम में 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम्ब स्क्वायर। ये याद रखना जरूरी है, बी में सूत्र याद रखना जरूरी है। तो K है जिसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, K है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, K है जिसको समानुपाती नियतांक कहते हैं, यह K है जो दो बातों पर निर्भर करती है। एक माध्यम पे जिसमें आवेश को रखा गया है, और दूसरा मात्रकों के पद्धति पर जिसमें आप अपने भौतिक राशियों को मापने जा रहे हैं। अब हम इस दो पॉइंट को कंक्लूड कर लेते हैं और हम इस लेक्चर को इसी जगह पर रोकेंगे, और कल हम आएंगे केस 3 के साथ, केस 4 के साथ। क्या होगा उसमें? माध्यम बदल कर देखेंगे हम। अभी हमने माध्यम के रूप में हवा रखा और निर्वात रखा है। अगर ये हवा और निर्वात न हो के अन्य कोई माध्यम हो जाए, आवेशों को पानी में ले जाके डुबा दे, डुबा के मार दे उसको, तब उसके बीच बल कितना काम करेगा, ये हम जानेंगे। फिर हम K का मान बतलाएंगे उस माध्यम में, और एक फिर नया सूत्र बनेगा आपका। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 केस को तो बहुत ठीक से याद रखिए। पहला केस, माध्यम हवा या निर्वात हो और मात्रक SI हो। दूसरा, माध्यम हवा या निर्वात हो और मात्रक CGS हो। तीसरा, माध्यम हवा या निर्वात न हो और मात्रक SI हो। वहाँ भी एक केस और बन जाएगा कि माध्यम हवा या निर्वात के अलावा कोई और हो और मात्रक सीजीएस हो। तो टोटल 4 केस बनता है। ये चारों केस को ठीक से समझ लेंगे, उसके फॉर्मूला को याद रखेंगे, तो साधारण क्वेश्चन सब बन जाएगा, जिस क्वेश्चन में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम आज बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, मतलब आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण की चर्चा कर रहे हैं। ये बल के परिमाण की बात हो रही है, यहाँ से बल का परिमाण निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पहले इसके बारे में सीखेंगे हम कि ये परमिटिविटी है।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी कहते किसको हैं, वैद्युतशीलता यहाँ पर मतलब क्या है इसका, ये जानेंगे हम, तब जाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। पहले आज हम लोग निष्कर्ष लिख लें। तो फ्रेंड्स, आज का कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। तो आज का निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यही निकला पहला कि F बराबर 9 इंटू 10⁹ मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का यूज करेंगे आप। कब? शर्त नंबर 1, माध्यम आपका क्या होना चाहिए? कहिएगा हवा होना चाहिए, कहिएगा निर्वात होना चाहिए। शर्त नंबर 2, आप किस मात्रकों का इस्तेमाल करेंगे? आप SI मात्रकों के साथ आप काम करेंगे। तो जब मात्रकों के साथ काम करेंगे तब फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। चार्ज चाहे Q1 हो या Q2 हो, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब। और R दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। F क्या है? फोर्स। Q1 Q2 क्या है? चार्ज। और R क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। तब आप ये सूत्र इस्तेमाल कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का लास्ट कंक्लूजन, F बराबर मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का यूज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं समझिए कि 9 इंटू 10⁹ छूट गया, छूट नहीं गया है, छोड़ दिए हैं। ये तब इस्तेमाल कीजिएगा जब माध्यम कौन हो? हवा या निर्वात हो। किस मात्रक में बात कर रहे हैं? CGS सिस्टम में बात कर रहे हैं आप। CGS सिस्टम में फोर्स को किस में मापिएगा? डाइन में मापिएगा, डाइन। Q1 Q2 किसे मापिएगा? स्टैट कूलम्ब ESU में मापिएगा। और दूरी को किस में मापिएगा? सेंटीमीटर में मापिएगा। अगर ऐसा कीजिएगा फ्रेंड्स, तब आपका यहां पर जो वैल्यू दिख रहा है 1, वो वाला सूत्र इस्तेमाल कीजिएगा। तो टोटल फ्रेंड्स, आज के क्लास का यह 2 कंक्लूजन हुआ। कल हम जब आएंगे तो पहले 2 क्वेश्चन बनाएंगे, एक इस पर आधारित और इस पर आधारित, और फिर हम केस 3 और केस 4 की बात करेंगे। जैसे ही केस 3 केस 4 की बात कर लेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म समाप्त हो जाएगा, और तब हम वैद्युतशीलता परमिटिविटी पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। परमिटिविटी का डिस्कशन समाप्त होते ही कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में कूलम्ब के नियम का अध्ययन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कूलम्ब्स लॉ को एकदम ठीक से सुनिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट बनना है तो इसी टॉपिक से आपको ध्यान देना शुरू करना है। और मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो एका पर एक दावा कर रहे हैं। आप सबका लेक्चर ठीक से देखिए, और किनका दावा वाकई ताकतवर है, किनका खोखला है, आपको 1-2 चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाएगा। कल मिलते हैं, गुड बाय।